Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज करते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर अभी तक आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इशू जो अगस्त में हुआ था वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल प्रोविजन था उससे रिलेटेड जो आर्टिकल 370 था उसका एब्रोगेशन हुआ था। उसका एब्रोगेशन 2019 में हुआ था और 5 अगस्त को उसको 1 साल हुआ। और इसके साथ ही यहाँ पे 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुआ था, यहाँ पे उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया था, अपना रेजिग्नेशन। और वो रेजिग्नेशन जो है यहाँ पे वो किसको रिजाइन किया था, उन्होंने प्रेसिडेंट को। और इसके साथ जो न्यू गवर्नर जनरल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो मनोज सिन्हा है। और दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वो 3rd ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है इनकी तरह, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी रह चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद ये पहले यहाँ पे क्या बने थे, एलजी बने थे 2019 में। और इसके साथ ही 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखते हैं एलजी और गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है। जो नॉर्मली स्टेट्स होते हैं उसमें गवर्नर होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जो पावर है यहाँ पे क्या होती है, पहले हम इसको देखेंगे फिर आर्टिकल 239 को देखते हैं। तो पावर ऑफ एलजी आर वाइडर देन दैट ऑफ द गवर्नर, और एलजी की पावर गवर्नर से ज्यादा होती है। और गवर्नर जो है यहाँ पे क्या होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करे। जब मतलब गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, और जो एलजी है यहाँ पे उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अप्रूवल जरूरी नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 239 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 239 क्या कहता है यहाँ पे कि जो यूनियन टेरिटरी है वो यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करेंगे। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे। और यहाँ पे बताया गया है अनलाइक गवर्नर्स हु आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एलजी इज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जो बाकी स्टेट्स होते हैं, बाकी स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, हेड होते हैं स्टेट के। बट यहाँ पे जो एलजी है वो क्या है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। दिल्ली और पांडिचेरी की तरह जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बना है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है कि ड्रामेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इनको जब हम देखते हैं तो इनको गवर्नमेंट ऐड करती है जैसे बाकी स्टेट्स होते हैं। तो इन तीनों यूनियन टेरिटरीज में भी क्या करती है, गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, डेमोक्रेटिक है। अदर यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस टेरिटरीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे इन यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट इज द डिफरेंट टर्म, और जिनके रिकमेंडेशंस पे करते हैं वो अलग है। और जबकि अगर हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट। जबकि यहाँ पे अन्य राज्यों में क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्ट हैं कि जिनके थ्रू एलजी ऑफ दिल्ली वो गाइड किए जाते हैं। वो एक्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993, एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। और यहाँ पे पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है
वो किसके थ्रू गाइड होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। नेक्स्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट पास की थी, और ये जो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में इसे कहा गया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे ये एक्ट है डॉटर का जो राइट था 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में इसको अमेंड किया गया था। और जहां पर पहले गर्ल्स के पास जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें ये 3 ईयर दिए गए हैं 1956 में। 1956 में गर्ल्स के पास फादर की सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट हुआ करता था। और उसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो 2005 में अमेंड किया गया था, इसमें एक्वायर और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी पर गर्ल्स के राइट की बात की गई थी, बट उसका जो इफेक्ट था वो फ्यूचर के लिए था। इसके साथ ही यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर हम 2000 यहाँ पे उसकी बात करें 2020 की, तो यहाँ पे इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ यहाँ पे अब चाहे वो गर्ल पहले हो चाहे उसके फादर जिंदा हो या ना हो, सबको यहाँ पे जो है इक्वल राइट दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। द जजमेंट सेड दैट द डॉटर्स हैव इक्वल राइट इन पैटर्नल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे डॉटर का जो है अपने पिता के प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट होगा। तो इसके बारे में यही है, और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का आर्टिकल 6 इस बारे में बात करता है। और इसके बाद नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो पीएम केयर फंड पे है, पीएम केयर फंड प्लस एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ यहाँ पे क्या है देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि पीएम केयर फंड जो है एस्टेब्लिश किया गया था 27 मार्च 2020 को, और ये कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इसको किया गया था ताकि लेबर्स की और यहाँ पे नीडी पीपल की हेल्प हो सके। और इसके साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको कहा कि पीएम केयर फंड सबसे पहले तो आरटीआई में फॉल नहीं करता है, ये आरटीआई में नहीं आता है। और इसके साथ ही जो इसको लेके डिमांड हो रही थी कि पीएम केयर फंड को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और एक तरीके से दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस देने से मना कर दिया। और यहाँ पे ये कहा कि पीएम केयर फंड वाज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट विद द एम टू डीलिंग विद द इमरजेंसी पोस्ट बाय कोविड-19। और यहाँ पे जो पीआई फाइल की गई थी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, इसको यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया है कि ये इस तरह से नहीं हो सकता है। और एनडीआरएफ क्रिएट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 के थ्रू, और जो पीएम केयर फंड है ये 2020 में बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल है, एक नेशनल काउंसिल बनाई गई, और ये नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए बनाई गई है ताकि उनको पूरी राइट्स मिल सके। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो पॉलिसी बनाई है इन पर्सन के लिए, इसको हेड किया है यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने, और इसमें 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स होंगे, और इसके मेंबर जो है वो 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट से होंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे द काउंसिल हैज बीन फॉर्म्ड अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। और यहाँ पे अगर हम इसके कुछ फंक्शंस देखें, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 5 फंक्शंस आप पढ़ सकते हैं, मैं इनको ब्रीफ में बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनसे रिलेटेड जो फॉर्मेशंस होंगे, उन सभी फॉर्मेशंस का रेगुलेशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी का इंस्पेक्शन होगा। और ये जो पॉलिसी से लेके जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, इन प्रोग्राम्स का सही तरह से इवेल्युएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रिव्यू करना, ग्रेवियंस और अदर फंक्शंस यहाँ पे सेंटर ने इसको लेके प्रोवाइड जो कराए हैं उनका इवेल्युएट करेगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का जो है, यहाँ पे इसमें ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट डिफाइंस ट्रांसजेंडर एज अ पर्सन हु डज नॉट मैच जेंडर असाइंड एट बर्थ। और यहाँ पे ट्रांसजेंडर वो पर्सन है जिसका बर्थ के टाइम जेंडर जो है वो असाइन नहीं होता है। और यहाँ पे इसको लेके कुछ की पॉइंट्स भी बताए गए हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। और
यहाँ पे देयर आर नो इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स लीगल प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे कोई इस तरह से प्रोविजन नहीं था जिसको लेकर आने की जरूरत थी, इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। द पनिशमेंट्स, और यहाँ पे अगर इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है तो इसके लिए पनिशमेंट भी जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं चारधाम परियोजना हैज कॉज्ड लॉन्ग टर्म डैमेज। चारधाम परियोजना जो है यहाँ पे वो इसको क्या किया गया है, यहाँ पे चारधाम का सबसे पहले जो ये चारों धाम ये हैं, इनको लेके जो एक क्या साइट बनाई जा रही थी जिसका एम क्या था, कनेक्ट मेजर पिलग्रिम साइट्स, इन साइट्स को कनेक्ट करने का था जिसमें काफी सारे पेड़ कटते और काफी एनवायरमेंट को डैमेज होता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट कहा, The high-powered committee appointed by Supreme Court has asked the Environment Ministry to take strict actions against the violation of forest and wildlife law by चारधाम परियोजना। और इसको लेके जो पहले यहाँ पे परमिट दिया गया था 1 साल तक का, उसको यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात भी कही गई थी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहा गया इसको कि ये काफी ज्यादा डैमेज करेगा और इसके डैमेजेस के साथ साथ इतना डैमेज ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं, आगे देखते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक किरण यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन के हेल्पलाइन ने यहाँ पे किया है, इनके लिए है, और ये लॉन्च किया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इशू है, इसके साथ यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, साइकोलॉजिकल जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, अर्ली स्क्रीनिंग भी होगी और मेंटल वेलबींग भी होगा, फर्स्ट एड भी होगा। इसके साथ साथ इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पे, और इसके लिए 668 वॉलंटियर साइकाइट्रिस्ट काम कर रहे हैं, और जिनकी कैपेसिटी क्या होगी, वो 1 घंटे में 300 क्लाइंट्स को देखेंगे। और इसके साथ ये 30 लैंग्वेजेस में ये हेल्पलाइन नंबर सपोर्ट करेगा। ये हेल्पलाइन नंबर मैंने यहाँ पे आपको विजिबल करा दिया है, और ये जो है एक फैमिली, इंडिविजुअल, एनजीओ, प्रोफेशनल एसोसिएट्स सबके लिए काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट ने 11 ऑर्डिनेंस जो है वो मॉनसून सेशन के लिए स्टार्ट किए हैं, जिससे कि हमारा मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, और इस सेशन में 11 इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डिनेंस को लाया जाएगा। तो ये जो सेशन है ये 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा, और इसके साथ इसमें 18 सिटिंग्स होंगी। उन 18 सिटिंग्स में यहाँ पे ये सभी जो हैं वो क्या होंगे, ये मैंने यहाँ पे विजिबल करा दिया है आपको। ये सारे 11 ऑर्डिनेंस को यहाँ पे पेश किया जाएगा। इसके साथ कुछ यहाँ पे पेंडिंग भी हैं, और यहाँ पे अगर ये ऑर्डिनेंस लैप्स हैं या अगर 6 मंथ तक ऐसे ही पड़े रहते तो लैप्स हो जाएंगे। एन ऑर्डिनेंस लैप्सेस इफ इट्स is not passed within 6 months to its promulgation. Here are the list of ordinance that has to be passed, जो इन्हें पास होना है। यहाँ पे ये आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा इसमें से क्या है अमेंडमेंट में नहीं आ रहा है, कौन सा मॉनसून सेशन में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट कैन मेक सब कैटेगरी इन रिजर्व कैटेगरी सेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैटेगरीज में जो सेक्शन है उसको लेके उसमें सब सेक्शंस बनाने का राइट स्टेट के पास है। तो इसको लेके यहाँ पे पहले ये जो केस है E.V. चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें कहा गया था कि यहाँ पे स्टेट के पास ये पावर नहीं है, जो ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी है उसमें हम सब सेक्शंस नहीं बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, EWS के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पे ये बात की गई है कि स्टेट के पास ही पावर है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342। आर्टिकल 15 and 16 इट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 16 इट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। एंड यहाँ पे जो है 41 एंड 42 ये किसके बारे में बात करता है, ये SC और ST से रिलेटेड यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं इनको लेके जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 1 अगस्त एज अ मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। और मुस्लिम वुमेन राइट्स डे जो है 1 साल पहले 2019 में जो बिल पास हुआ था ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में, और यहाँ पे उस ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है,
और यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस भी आए हैं। और इसके साथ ही ये बिल जो है 25 जुलाई 2019 को रखा गया था, जिससे 79% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इसको एक्सेप्ट किया था। और इसके साथ ही यहाँ पे ये प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ ही ये क्या बना है, लॉ बना हमारी कंट्री में कि अब ट्रिपल तलाक जो है वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप ट्रिपल तलाक देते हो तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years होगी, फाइन और बोथ भी हो सकता है। और इसके साथ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। और यहाँ पे द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल and entitles the married woman to take custody of her minor children। और यहाँ पे जो माइनर चिल्ड्रन है उनकी कस्टडी उनकी मदर को मिलेगी। एंड द ट्रिपल तलाक जो सबसे पहले वर्ड है, ये यहाँ पे जो शरीयत लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का, उसमें क्लियरली मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई मैन वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है तो वो ट्रिपल तलाक जो है तलाक को प्रोनाउंस करके उसको डिवोर्स दे सकता है। तो यहाँ पे इसको जो है ट्रिपल तलाक एक्ट के थ्रू अबॉलिश कर दिया गया है। और इसके बाद अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि 82% केसेस जो हैं वो कम आए हैं। और लास्ट 1 साल में यहाँ पे कुल मिला के 1039 केसेस जो हैं वो ट्रिपल तलाक के रिकॉर्ड किए गए हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।